हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑर्बिटल केमिस्ट्री बाय दिनेश गहलोत। आज का वीडियो लेक्चर जो है वो बेस्ड है क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। आज अपन जो है क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि चैप्टर 10 से लेकर चैप्टर 16 तक है, इसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उन पर जो है डिस्कशन करेंगी। मैं गारंटी देता हूं कि इन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हो इस वीडियो लेक्चर के अंदर, जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप कवर कर लेते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मार्क्स आपके 100% श्योर हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, एंड तक बने रहिए। हम चैप्टर वाइज जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो है डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। अब देखिए, जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है, यानी एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड से है। अब इसके अंदर देखिए, अगर मैं इस चैप्टर के सबसे फर्स्ट टॉपिक की बात करूँ, टॉप नंबर 1 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो अपना जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी जो है दो टाइप की है, SN2 एंड SN1 रिएक्शन। अब देखिए, बारी बारी से बात कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर यानी SN2 रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस रिएक्शन का जो है वो एक तो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जा सकता है, डायरेक्ट मैकेनिज्म पूछा जा सकता है। और इस SN2 रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, यानी जो एल्काइल हैलाइड है, कौन सा एल्काइल हैलाइड, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एराइल हैलाइड एक्सेट्रा, कौन से जो हैलाइड है वो इस रिएक्शंस के लिए ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इनका ऑर्डर जो है आपसे पूछा जा सकता है। आपको 4-5 या 3-4 कंपाउंड दे दिए जाएंगे विथ नेम, और इनके अंदर जो है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया जाएगा कि कौन सा एल्काइल हैलाइड जो है वो मैक्सिमम रिएक्टिविटी शो करता है, या फिर ऑर्डर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया जाता है। ठीक वैसा ही सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन यानी SN1 रिएक्शन भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी जो है इसका मैकेनिज्म और रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड पूछी जा सकती है। और उसके बाद जो है SN1 एंड SN2 का जो है डिफरेंस पूछा जा सकता है। आपको डिफरेंस बिल्कुल पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर अपन स्टार्टिंग से बात करें चैप्टर की, तो ये तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब अगर अपन सीक्वेंस से बात करें इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो कुछ इस टाइप से है। देखिए, चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो कंपाउंड्स यानी टाइप्स दे रखे हैं, जहाँ पर sp3CX बॉन्ड वाले हेलो कंपाउंड्स और sp2CX बॉन्ड वाले हेलो कंपाउंड्स, इनके टाइप्स जैसे बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड, एलिलिक एल्किल हैलाइड, और sp2 कार्बन के अंदर जो है विनाइलिक एल्किल हैलाइड, फिर जेम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, इन सब की आपको डेफिनेशन, इनके फॉर्मूले आपको आने चाहिए। और आयुपैक नेमिंग तो है वो हर एक चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है प्रिपरेशन मेथड के अंदर देख लेते हैं, मेन रिएक्शन देखते हैं प्रिपरेशन मेथड की। देखो, इसके अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है सैंडवेयर रिएक्शन है। उसके बाद जो है फिंकलस्टाइन रिएक्शन, ये दो रिएक्शन सबसे मोस्ट, क्योंकि फ्रिक्वेंटली ये दो रिएक्शन जो है अक्सर पूछी गई है। फिर उसके बाद जो है देखिए मार्कोव-निकोल्स रूल एंड एंटी मार्कोव-निकोल्स रूल। अब क्लास 12 के अंदर डायरेक्ट आपको जो है ये डेफिनेशन या फिर इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपको केमिकल रिएक्शन दे दी जाएगी। अब मार्कोव-निकोल्स रूल और एंटी मार्कोव-निकोल्स रूल जो होता है वो एल्कीन की एल्काइल हैलाइड के साथ, यानी जो डबल बॉन्ड कार्बन है इसकी रिएक्शन आपको एल्काइल हैलाइड यानी HCl के साथ, अब कहाँ पर जो है क्लोरीन ऐड होगा, कहाँ पर जो है हाइड्रोजन ऐड होगा, तो ये मार्कोव-निकोव और एंटी मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग जो है एल्कीन की रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए। उसके बाद जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे जो है अपन ने डिस्कशन कर लिया, जिसमें SN1 एंड SN2 रिएक्शन थी। उसके बाद देखिए, ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री है SN1 या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, इसके लिए अपने इसके अंदर जो है कुछ टॉपिक्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कौन सा है, किरेलिटी, जिसमें किरेल कार्बन, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और इसका स्ट्रक्चर आपको पहचान में आना चाहिए। फिर उसके बाद जो है एनेंशियोमर एंड रेसेमाइजेशन, ये स्टीरियो केमिस्ट्री में से ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले, स्पेशली किरेलिटी एंड रेसेमाइजेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेसेमाइजेशन। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो रिएक्शन एलिमिनेशन की रिएक्शन है, जिसके अंदर सेडजेव रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ अगर नेम रिएक्शंस देख लेते हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, वो कैसे बनता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू जो है अपन और किन किन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो उसका एक जनरल आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन से होता क्या है कि एल्काइल हैलाइड आरएक्स से अपन किसका फॉर्मेशन करते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये रिएक्शन आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब वुड्स की ही कुछ रिएक्शंस है, जैसे वुड्स फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन, ये भी बिल्कुल जो है वुड्स के रिएक्शन जैसे ही काम करती है। सोडियम एंड ड्राई ईथर के अंदर जो ये रिएक्शन कंडक्ट होती है। अब देखिए, वुड्स रिएक्शन के अंदर दोनों रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड होते हैं जो कि एलिफेटिक होते हैं। वुड्स फिटिक रिएक्शंस के अंदर एक एल्काइल हैलाइड तो एलिफेटिक होगा, और दूसरा एल्काइल हैलाइड जो होगा, दूसरा जो हैलाइड जो होगा, हैलोजन कंपाउंड जो होगा, वो एरोमेटिक होगा। और फिटिक रिएक्शन के अंदर दोनों के दोनों रिएक्टेंट जो है वो एरोमेटिक
हेलाइड होंगे। फिर उसके बाद जो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक केस स्टडी क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो एराइल हैलाइड जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शन है, जैसे रेजोनेटिंग इफेक्ट हो गया, सी एक्स बॉन्ड का जो है डबल बॉन्ड नेचर हुआ, और भी कुछ रीज़न है। तो इसके थ्रू जो है अपन जस्टिफाई कर सकते हैं कि एराइल हैलाइड जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। फिर उसके बाद आपके कुछ कंपाउंड्स हैं, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो डीडीटी का है। इसका नाम और इसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर है, जो कि ऑक्सीजन वाले कंपाउंड है। इनके अंदर अपन को सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है, इनके स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, यानी मेथनॉल, फिनॉल एंड डाईमेथिल ईथर के जो जनरल स्ट्रक्चर है, इनके अंदर जो है बॉन्ड एंगल क्या है, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, जो भी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होता है वो इनको ध्यान में रखना है। स्पेशली अपन को ध्यान में रखना है अल्कोहल वाले फॉर्मूले का, जिसमें भी मिथेनॉल। फिर उसके बाद एक अपन को एक क्वेश्चन है ध्यान में रखना कि सीओ बॉन्ड लेंथ ऑफ फिनॉल एंड मिथेनॉल। अब इसके अंदर क्या आता है कि सीओ बॉन्ड लेंथ यानी जो कार्बन एंड ऑक्सीजन OH का जो ऑक्सीजन है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो फिनॉल के अंदर कम होती है, जबकि मेथेनॉल के अंदर यानी जो अल्कोहल के अंदर है वो ज़्यादा होती है। तो इसको उसका अपन को रीज़न बताना है। फिर उसके बाद जो है बॉन्ड एंगल इन ईथर, ये भी पूछ लिया जा सकता है। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ एल्कोहल। अब टाइप्स ऑफ एल्कोहल के अंदर बेंजिल एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल, इनके डेफिनेशन, इनके टाइप्स और इनके जो है एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। साथ ही आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो कार्बन है वो जिस OH ग्रुप से कनेक्ट है, इस कार्बन का जो है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, वो sp3 है या sp2 है, ये भी पूछ लिया जा सकता है। जैसे बेंजाइलिक एल्कोहल के अंदर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऐसा पूछ लिया जा सकता है। उसके बाद आईयूपैक नेमिंग हर एक चैप्टर की ज़रूरी है। उसके बाद जो है प्रिपरेशन मेथड की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट जो रिएक्शन है प्रिपरेशन मेथड की वो है बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ये एक जनरल रिएक्शन आपको मैंने दे दी है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है अपन एल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और अल्कोहल भी यहाँ पर कौन सा बन रहा है, देखिए सेकेंड डिग्री अल्कोहल बन रहा है, RH बन रहा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करें तो हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है, मैकेनिज्म ध्यान रखें इसका, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म की रिएक्शन जो है हालांकि आपके लिमिटेड है, लेकिन ये उनमें से एक है। फिर उसके बाद जो है ग्रिग्नाक रिएजेंट से जो है अपन अल्कोहल बना सकते हैं। इसके अंदर अपन जो है एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं अपन अल्कोहल के अंदर। स्पेशली ध्यान में रखना है आपको प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री ऑफ अल्कोहल, किसके थ्रू, ग्रिग्नाक रिएजेंट के थ्रू। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के अंदर जो है ये डाउस प्रोसेस फ्रॉम हेलो एरीन, जिसके अंदर ये एरीन है क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मेथड है फिनॉल को बनाने का, तो इस रिएक्शन का आपको ध्यान में रखना है, ये डाउस प्रोसेस बोलते हैं इसको। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको फिनॉल का प्रिपरेशन जो है क्यूमीन वाली रिएक्शन से जो है आपको ये वाली रिएक्शन आपको लर्न करनी है, फिनॉल प्रिपरेशन की रिएक्शन फ्रॉम क्यूमीन। अब क्यूमीन का जो है आपको आईयूपैक नाम भी जो है पता होना चाहिए, बुक के अंदर आपको मिल जाएगा नोट के अंदर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अगर एक टॉपिक की बात करें अल्कोहल के रिगार्डिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। अब देखिए क्वेश्चन आपको कैसे दे दिया जाएगा कि आपको 3 कंपाउंड दे दिए जाएंगे, सपोज 1, 2 एंड 3, जिसमें से ये ईथर है, ये अल्कोहल है एंड ये हाइड्रोकार्बन है। तो अपन को पता है कि सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अल्कोहल का होता है, उसके बाद जो है वो ईथर का होता है यानी ROR का होता है, और देन उसके बाद जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइड्रोकार्बन का होता है। तो ये अपन को इस सीक्वेंस से जो है अपन को अरेंज करना होता है। और बुक का जो एग्जांपल 11.3 भी आपको जो है वो सॉल्व कर लीजिए, आपका जो है कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी आप एग्जांपल जो है वो 11.4 सॉल्व कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, फिनोल्स आर लेस एसिडिक देन अल्कोहल। अब इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट की बात करें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन का स्ट्रक्चर आपको, या फिर फिनोक्साइड आयन जो होता है यानी जो फिनोल से जब हाइड्रोजन H+ अलग हो जाता है तब फिनोक्साइड आयन बनता है, उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करें तो एक तो है एस्टेरिफिकेशन और दूसरा है डिहाइड्रेशन। अब इसके अंदर एक तो आपकी इनकी जनरल रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, और दूसरा इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर कि भाई 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल में से कौन जो है स्टेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन जो है वो डिहाइड्रेशन के लिए ज़्यादा रिएक्टिव है। अब क्वेश्चन कैसे दे दिया जा सकता है, जैसे सपोज मान लीजिए आपको 3 अल्कोहल दे दिए जाएंगे, ये मान लीजिए ये 1 करके दे दिया जाएगा कंपाउंड 1, ये 2 और ये कंपाउंड 3 करके दे दिया जाएगा, और इनमें पूछा जाएगा कि आपकी जो है एस्टरिफिकेशन के लिए कौन से अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, डिहाइड्रेशन के लिए कौन सी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है इंपॉर्टेंट,
डिहाइड्रेशन की रिएक्शन के लिए। और डिहाइड्रेशन का जो है अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर मैंने आपको ये दे रखा है, 3rd डिग्री वाले अल्कोहल जो होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन जो है बन सकता है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, इनमें से कि भाई कौन सा जो है नाइट्रोफिनॉल जो है ऑर्थो वाला पैरा में से जो है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन, जिसके अंदर अपन सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये इसकी एक जनरल रिएक्शन। और उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करें तो वो है रायमा-टाइमन रिएक्शन, ये रही रायमा-टाइमन रिएक्शन। यहाँ तक अल्कोहल एंड फिनॉल खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है ईथर के अंदर अपन को जो है लिमिटेड चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट ईथर के प्रिपरेशन के अंदर अपन को जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से जो है अपन ईथर बना सकते हैं। अब देखिए ये अल्कोहल है, इसका करेंगे अपन डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए अपन को लेना पड़ेगा H2SO4। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन टेम्परेचर 443 यानी 443 केल्विन रखते हैं तो अल्कोहल कन्वर्ट होगा एल्कीन के अंदर। बट अगर अपन टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दे, थोड़ा कितना कम कर दे, 413 कर दे, 413 केल्विन कर दे, तो उससे बनेगा अपना ईथर बनेगा। ईथर भी कौन सा बनेगा, डाइथाइल ईथर बनेगा अगर अपन ये वाला अल्कोहल ले लें। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करें सबसे ईथर के अंदर, ईथर फॉर्मेशन के अंदर, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल आपको आना चाहिए एंड फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन आपको आनी चाहिए। अब देखिए फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है आपको हर चैप्टर के अंदर मिल जाएगी और ये बिल्कुल एक जैसी है। इसके अंदर करना क्या होता है, एनहाइड्रस अपन को एक लुईस एसिड लेना होता है जो जनरली Al एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हो सकता है, या फिर जनरली AlCl3 हो सकता है, या फिर FeCl3 हो सकता है, यानी फेरिक क्लोराइड हो सकता है। फिर उसके बाद सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लेते हैं। ये कुछ रिएक्शंस है, आपको उनको ध्यान में रखना है। ये रिएक्शन है ईथर की हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन, जिसमें जो है 1 डिग्री का अल्कोहल बन रहा है और 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड बन रहा है। उसके बाद सेकंड रिएक्शन जो है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है अल्कोहल की कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन है, जनरली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फिनॉल की ब्रोमीन एंड CH2 के साथ रिएक्शन है। देन उसके बाद जो है फिनॉल की कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन है। और उसके बाद जो है फिनॉल की जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन है, जिससे बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ रिएक्शंस आपको ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन को फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप अपन को पता होना चाहिए, और स्ट्रक्चर भी कौन सा इसका, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, कौन से पाई बॉन्ड है, कौन से सिग्मा बॉन्ड है, पी ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, वो वाला। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के अंदर अपन को मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है रोजेनमून रिएक्शन काफ़ी बार पूछी जाती है। उसके बाद जो है गाटरमैन कोक रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन स्पेशली अपन को लर्न होनी चाहिए। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के अंदर एक रिएक्शन है जो है फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको लर्न होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, किसकी, एल्डिहाइड एंड कीटोन की। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन कीटोन्स, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनॉल, यानी एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड के बीच में कंपैरिजन पूछ रहा है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं यानी जो बेंजल्डिहाइड है वो लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू एलिफेटिक एल्डिहाइड के। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अब देखिए यहाँ पर ये जो कुछ रिएक्शंस दे रखी है नंबर 2 से लेकर नंबर 7 तक, ये जितनी भी रिएक्शंस है सारी की सारी एक तो नेम रिएक्शन है और ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। उसमें से अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो क्लीमेंशन रिडक्शन एंड वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन आपको आनी चाहिए। और टोलेन रिएजेंट, अब देखो टोलेन रिएजेंट या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है, या फिर टोलेन रिएजेंट कैसे पूछेगा आपको, देखो टोलेन रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट के लिए होता है। तो आपको एक एल्डिहाइड का फॉर्मूला दे दिया जाएगा, कंपाउंड दे दिया जाएगा, कीटोन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इन दोनों के अंदर जो है आप जो है इनका जो डिस्टिंग्विशन या फिर इनका जो टेस्ट जो है आप कैसे परफॉर्म करोगे। अब फेलिंग रिएजेंट जो है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल के अंदर जो है यूज़फुल होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एडोल कंडेंसेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू क्रॉस एडोल के, लेकिन अपने लिए दोनों रिएक्शन क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है कैनिज़ारो रिएक्शन। तो ये सारी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देखिए इस एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जनरली नेम रिएक्शन पूछी जाती है आपको, तो आपके लिए ये जो है वो रिएक्शन आपको लर्न होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चैप्टर के अंदर ये जो पार्ट है उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मैं बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी वाले जो क्वेश्चन है
वो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए सिक्वेंस से समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, यानी जो ये RCOO माइनस, ये इसको अपन कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अपन को पता होना चाहिए विथ ऑर्बिटल डायग्राम। फिर इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा सकता है। बॉइलिंग पॉइंट भी देखो कैसे पूछा जाएगा। आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड दे दिया जाएगा, एक कोई अल्कोहल दे दिया जाएगा, एक कोई एल्डिहाइड दे दिया जाएगा और कोई कीटोन दे दिया जाएगा। उनके अंदर जो आपको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया जाएगा। तो बता देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, फिर इसके बाद अल्कोहल का होता है, फिर इसके बाद एल्डिहाइड, एंड लास्ट जो है बॉइलिंग पॉइंट कम जो है वो कीटोन का होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और जो CO बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। उसके बाद जो है फिनोल एसिडिक होता है, एंड देन उसके बाद अल्कोहल एसिडिक होता है। देखो क्वेश्चन कैसे दे दिया जा सकता है कि आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई कंपाउंड दे दिया, आपको कोई एक अल्कोहल दे दिया, कोई एक फिनोल दे दिया, उनके अंदर जो आपको ऑर्डर पूछ लिया जाएगा। तो बस आपको इन सीक्वेंस के अंदर लगाना उन कंपाउंड्स को। फिर एक क्वेश्चन है जो काफ़ी टाइम रिपीट हो रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन फिनॉल। अब इसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद जो एसिडिटी का क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो हेलो एसिड्स होते हैं कार्बोक्सिलिक के, हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर अपन किसको ऐड करते हुए हेलोजन को ऐड करें तब उनकी एसिडिटी पे जो है क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे दे दिया जाएगा, आपको ऐसे 3 कंपाउंड दे दिए जाएंगे। फर्स्ट ये जैसे फ्लोरीन वाला फ्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड ये क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इन तीनों में से जो है आपको एसिडिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाएगा। तो एसिडिटी जो होती है वो हेलोजन के अंदर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल होती है। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसकी एसिडिटी भी ज़्यादा। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा 1 greater 3 and 2। फिर उसके बाद एसिडिटी का क्वेश्चन या फिर एसिडिटी पे जो है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड पे अगर अपन कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दे। सब्स्टिट्यूएंट जो है 2 टाइप के होते हैं, जैसे एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और एक ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप होंगे तो उनकी एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाएंगे तो उनकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब आपको जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। और वो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पे अगर आपको लगे हुए उनसे कनेक्टेड चेन के अंदर मिले तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप कंपाउंड्स का जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर बता सकते हैं। तो उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोल्बेज रिएक्शन एंड हेल-होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो 13 है एमीन्स, जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से है। अब देखिए सबसे पहले तो अपन को एमीन्स के टाइप्स पता होने चाहिए। ये है 1 डिग्री जिसको प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शरी, एंड ये क्वाटरनरी एमीन है। अब इनकी डेफिनेशन या फिर इनका जो पहचानने का तरीका क्या क्या, अगर नाइट्रोजन एटम जो है, ये जो नाइट्रोजन एटम है वो अपने आजू बाजू के अंदर जो है कितने एल्काइल ग्रुप या फिर कितने कार्बन से कनेक्ट है उसके बेसिस पे डिग्री डिसाइड होती है। अगर नाइट्रोजन 1 एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है तो 1 डिग्री, अगर नाइट्रोजन जो है वो 2 एल्काइल ग्रुप या 2 कार्बन से कनेक्ट है तो वो 2 डिग्री, एंड सो ऑन 3 डिग्री। एंड अगर नाइट्रोजन चारों तरफ से अगर कनेक्टेड है तो वो क्वाटरनरी एमीन होगा। फिर इसके बाद शेप ऑफ ट्राइमेथाइल एमीन जो है आपको ध्यान में होना चाहिए, क्वेश्चन बना हुआ है। फिर इसके बाद जो अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करूँ तो वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ये नाइट्रो कंपाउंड है जिसमें से इसको अपन नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। अगर इनकी रिएक्शन SN + HCl या फिर Fe + HCl या फिर हाइड्रोजन प्लस इथेनॉल के साथ करा दे तो अपन को किसका फॉर्मेशन मिलेगा, एनिलीन का फॉर्मेशन मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही अलग तरीके से पूछा जाता है, जिस पर अपन जो है डिस्कशन करेंगे बाद में। उसके बाद नेक्स्ट जो है एमीन की रिएक्शन, वो है एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर गैब्रियल थैलेबाइड की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें अपन एमाइड को कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी एमीन्स के अंदर। और इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर एमाइड के अंदर 2 कार्बन है और बनने वाले प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ 1 कार्बन है। ये रिएक्शन मैंने आपको पूरी दे दी है, तो ये रिएक्शन आपको पक्का लर्न होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी एंड
बेसिक प्रॉपर्टी, ये सारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, यहाँ पर नीट एंड आईआईटी जैसे एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस मिलते हैं। अब देखिए बेसिक नेचर या फिर बेसिक प्रॉपर्टी के अंदर अपन को ध्यान में क्या रखना है, अपन को जनरली ध्यान रखना होता है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अब देखिए एमीन जो होती है वो गैस फेज एंड लिक्विड फेज दोनों के अंदर होती है, तो यहाँ पर इनका जो ऑर्डर है वो अलग होता है। गैस फेज के अंदर जो है ये डिग्री ऑफ एमीन्स का ऑर्डर ये है, और लिक्विड फेज के अंदर डिग्री ऑफ एमीन का ये फेज है। यहाँ पर जो है सेकंड डिग्री एमीन जो है वो ज़्यादा बेसिक है कंपेयर टू थर्ड डिग्री के। तो इन शॉर्ट के अंदर थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पर सेकंड डिग्री एमीन के अंदर क्या होता है कि ये जो प्लस आई वाले ग्रुप होते हैं, इनका जो स्टेरिक हिंडरेंस होता है वो कम होता है कंपेयर टू थर्ड डिग्री के एमीन में। यहाँ का जो लोन पेयर है वो डोनेट हो ही नहीं पाता इन ग्रुप्स के कारण, इनके कारण, इसलिए इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है कंपेयर टू सेकंड डिग्री एमीन। फिर उसके बाद जो है एमीन्स की कंपाउंड की जो है पीकेबी वैल्यू वो अपन को पता होनी चाहिए। अब देखो पीकेबी वैल्यू और बेसिसिटी के बीच में इन्वर्सली रिलेशन है, जितनी ज़्यादा पीकेबी वैल्यू होगी उतनी ही कम बेसिसिटी होगी। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में 3-4 कंपाउंड दे देवे एमीन के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और उनकी पीकेबी वैल्यू दे देवे, और उनके बेसिस पे आपको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पूछ ले तो बहुत आसान होगा। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन है जो को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है एल्काइल एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया, क्योंकि एल्काइल एमीन के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी प्लस आई शो करने वाले ग्रुप होते हैं जो एमीन की बेसिसिटी को बढ़ा देते हैं, जबकि अमोनिया के पास सिर्फ और सिर्फ 3 हाइड्रोजन होते हैं जो नाइट्रोजन से कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी कम होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एराइल एमाइन यानी एनिलीन आर लेस बेसिक देन एल्काइल एमीन। अब इसका रीज़न क्या है कि एराइल एमीन यानी इसके अंदर एरोमेटिक रिंग होती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर प्रेजेंट जो लोन पेयर होता है वो रिंग के अंदर चला जाता है, जिससे वो डोनेट ही नहीं हो पाता और इससे उसकी जो बेसिसिटी है वो कम हो जाती है। फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ एमीन, इनके अंदर अपन को ध्यान में क्या रखना है कि किसी कंपाउंड के अंदर यदि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा। तो देखिए जो अमोनिया है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पानी के साथ, इसलिए सबसे ज़्यादा जो है सॉल्युबल है। उसके बाद जो है 1 डिग्री सॉल्युबल है, फिर से कम सॉल्युबल सेकंड डिग्री, और सबसे कम सॉल्युबल जो है वो थर्ड डिग्री है। नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस है, ये है देखिए ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। कार्बोलामाइन रिएक्शन आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। अब हिंसबर्ग रिएजेंट का जो स्ट्रक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये रहा स्ट्रक्चर। और ब्रोमिनेशन की रिएक्शन एंड सल्फोनेशन की रिएक्शन, सल्फोनेशन की रिएक्शन से ज्यूटर आयन बनता है और ये इसका स्ट्रक्चर रहा, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। यहाँ तक एमीन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब उसके बाद लास्ट एक टॉपिक है वो है डाईएजोनियम साल्ट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे जो क्वेश्चन कैसे बनता है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो प्रिपरेशन मेथड अपन को पता होना चाहिए, और उस प्रिपरेशन मेथड के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाईएजोटाइजेशन की रिएक्शन, ये है डाईएजोटाइजेशन की रिएक्शन। इसमें करते क्या है, अपन एनिलीन लेते हैं और इसकी रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl, और टेम्परेचर जो है वो 0 से लेके ऑलमोस्ट 5 डिग्री सेल्सियस यानी बहुत कोल्ड टेम्परेचर रखते हैं, और उस कोल्ड टेम्परेचर पर जो है अपन को किसका फॉर्मेशन मिलता है, अपन को मिलता है डाईएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन मिलता है, और इस डाईएजोनियम साल्ट का एक नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब देखिए बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है अक्सर कैसे पूछा जाता है, ये है फॉर्मेट इसका बोर्ड एग्जाम का। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाएगा कि ये नाइट्रो कंपाउंड है और अपन को जो है हाइड्रोजन दे दिया जाएगा और ये कुछ रिएजेंट दे दिए जाएंगे, उसके बाद ए करके जो है छोड़ दिया जाएगा। अपन को ये ए क्या है इसका नाम और इसका स्ट्रक्चर बताना है। फिर उसके बाद ए की रिएक्शन अपन सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl और ये टेम्परेचर दे देंगे, उससे कंपाउंड बी बन रहा है, तो अपन को बी पता होना चाहिए। अब देखिए ये जो रिएक्शन है वो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड है, जिससे क्या बनता है, एनिलीन बनता है, तो ए जो है वो अपना क्या रहेगा, एनिलीन रहेगा। फिर एनिलीन की रिएक्शन अपन ने किससे करवा दी, NaNO2 यानी जस्ट ऊपर वाली रिएक्शन से करवा दी, तो इससे क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। तो ये इस टाइप की जो है रिएक्शंस पूछी जाती है अपन को, 2 रिएक्शन को कंबाइन करके भी पूछ ली जा सकती है। फिर उसके बाद अगर अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है सैंडमेयर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है, और सैंडमेयर के जैसी कुछ ही डिफरेंस है, बस रिएजेंट का डिफरेंट है, वो एक गाटरमैन रिएक्शन है। फिर उसके बाद देखिए रिएक्शन विथ KI, ये डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन इसके थ्रू किया जाता है। अपन जो है सैंडवेयर रिएक्शंस जो है बेंजीन आयोडोबेंजीन अपन नहीं बना सकते। फिर उसके बाद जो लास्ट जो है एंड के अंदर जो है कपलिंग रिएक्शन है, इस कपलिंग रिएक्शंस के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो डाई फॉर्मेशन या फिर जिनका कुछ स्पेसिफिक कलर होता है। तब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें एक तो उन कंपाउंड्स का नाम और उनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ यूनिक सा स्ट्रक्चर जिसमें 2 बेंजीन की रिंग जो है वो कनेक्ट हो जाती है, वो ऐड हो जाती है, इसी को अपन कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। फिर इसके बाद चैप्टर के अंदर
आईयूपैक नेम टेबल 13.1 आपको देख लेनी है। ये इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल सॉल्व करने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। अब बायोमोलिक्यूल के अंदर देखो स्टार्टिंग में आपको ध्यान में क्या रखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ध्यान में रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट आपको रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर की डेफिनेशन आनी चाहिए, और रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग जो है टोलेंट एंड फेलिंग रिएजेंट जो है वो टेस्ट देते हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है मोनोसेक्राइड्स के अंदर कीटोज एल्डोज की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और जनरल सा जो है मोनोसेक्राइड्स डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स के बारे में आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर और विथ इनके एग्जाम्पल। तो उसके बाद जो है इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्लूकोज का है। ग्लूकोज के अंदर भी ध्यान में क्या रखना है आपको, इसकी प्रिपरेशन ध्यान में रखनी है। तो ये प्रिपरेशन की मैंने रिएक्शन दे दी है आपको। यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल है जो सुक्रोज का मॉलिक्यूल है, और सुक्रोज के मॉलिक्यूल का अपन हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं किसके साथ, एसिड के साथ, अल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर। तब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है और दूसरा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का बनता है। तो एक जनरल सी जो है ग्लूकोज की प्रिपरेशन है। फिर उसके बाद अगर कुछ अपन इम्पोर्टेंट लॉजिकल या फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस की बात करें तो स्ट्रक्चर एविडेंस रिएक्शन। स्ट्रक्चर एविडेंस रिएक्शंस का मतलब क्या है कि ग्लूकोज के अंदर भाई 6 कार्बन है, ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, और ग्लूकोज के अंदर जो कार्बोनिल में से जो फंक्शन ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, तो उनको प्रूव करने की कुछ रिएक्शन है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रिएक्शन क्या है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, तो उसको प्रूव करने की जो है वो रिएक्शन अपन को पता होनी चाहिए। HI से रिएक्शन, जब भी अपन HI से हाइड्रोजन आयोडाइड से ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे तो 6 कार्बन की एक हाइड्रोकार्बन चेन बनेगी जो 6 कार्बन को प्रूव करेगी। इसको भी देख लेते हैं। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इस टाइप देखिए आप, ये जो एक जनरल ये ग्लूकोज है। अगर इस ग्लूकोज की रिएक्शन अपन HI से करा रहे हैं और इसको हीट कर रहे हैं तो एन हेक्सेन बनेगा। अब एन हेक्सेन यानी हेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन, तो ये 6 कार्बन की प्रेजेंस को प्रूव कर रहा है ग्लूकोज के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है ग्लूकोज की रिएक्शन, अगर अपन इस NH2OH को अपन हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं, अगर इससे रिएक्शन कराए तो ऑक्सिजन बनता है, और ऑक्सीजन से करवा दे तो साइनोहाइड्रिन बनता है। अब ये जो रिएक्शन है ये प्रूव करती है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप इस प्रेजेंस को प्रूव करती है। फिर उसके बाद अगर अपन एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखें, अगर ग्लूकोज की रिएक्शन अपन किससे करवा दे, ब्रोमीन वाटर से करवा दे, तो ये जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, और इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन यह प्रूव करता है कि ग्लूकोज के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। तो ये 3 रिएक्शन बहुत देखो इंपॉर्टेंट है। IIT नीट और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी जो है ये इंपॉर्टेंट। तो ये 3 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है कुछ अलग जो है अपन टॉपिक की बात करें तो स्ट्रक्चर की बात करें तो फिशर प्रोजेक्शन एक स्ट्रक्चर है जो ग्लूकोज फ्रक्टोज के लिए जो है ड्रॉ किया जाता है। एक तो ये आपको आना चाहिए, और सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो हॉवर्थ स्ट्रक्चर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का, सुक्रोज का, सबका ये हॉवर्थ स्ट्रक्चर जितने भी है वो इंपॉर्टेंट है। और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को अपन जो है पायरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके बाद डाइसैकेराइड के अंदर जो है सुक्रोज इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्या इंपॉर्टेंट है, हैवर्थ स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। पॉलीसेकेराइड्स के अंदर देखिए बहुत सारे क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट दे रखी है, लेकिन आपको स्पेशली सेल्यूलोज का ध्यान में रखना है। सेल्यूलोज के अंदर ये बीटा है, बीटा लिंकेज का ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट के अंदर पॉलीसेकेराइड में अल्फा लिंकेज भी है, तो ये अल्फा लिंकेज, बीटा लिंकेज, इनका जो है आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रोटीन के अंदर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल प्रोटीन, इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल, स्पेशली एसेंशियल के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद डीनेचरेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कुछ जरूरी चीज़ें जैसे पेप्टाइड लिंकेज एंड अल्फा एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये आपको जो है आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स एंड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। फिर विटामिन के अंदर विटामिन्स में वाटर सोल्यूबल एंड नॉन वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, इनके एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। और दूसरा, विटामिन की कमी से या फिर इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ होती है वो आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे डिजीज़ पूछ ली जाए। फिर अगर अपन न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है DNA एंड RNA का डिफरेंस पूछा जाता है। साथ ही आपको DNA एंड RNA की फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। एक तो ये इनका डिफरेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद और इम्पोर्टेंट की मैं बात करूँ तो डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA इम्पोर्टेंट है। फिर राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज
शुगर का जो जनरल स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है इसका जनरल आइडिया आपको होना चाहिए, हार्मोन्स एंड डेफिशिएंसी, हार्मोन्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और इससे रिलेटेड कुछ डेफिशिएंसी जो आपको आनी चाहिए। तो इस चैप्टर में जो ये हैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है 15 पॉलीमर्स। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं फर्स्ट टॉपिक की बात करूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी टाइप के आपके जो पॉलीमर हैं उनकी आपको मोनोमेरिक यूनिट के नाम आने चाहिए कि ये कोई एक पर्टिकुलर जो पॉलीमर है वो कौन कौन सी यूनिट्स मोनोमेरिक यूनिट से बना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं पॉलीमर आपको बता देता हूँ, इनकी मोनोमेरिक यूनिट तो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो टेरिलिन जिसको डेकोरॉन बोलते हैं, ब्यूना एन एंड ब्यूना एस, टेफ्लॉन, नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6, ये जो पॉलीमर है फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स के अंदर पूछे गए, इनकी मोनोमेरिक यूनिट पूछी गई है। अगर आप मोनोमेरिक यूनिट के साथ इनका फॉर्मूला भी याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको फॉर्मूला याद रखने का भी सजेशन दूंगा, इससे एक इम्प्रेशन अच्छा जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पॉलीमर है जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला नेम आपको आना चाहिए, नेम तो बिल्कुल आना चाहिए, इनकी मोनोमेरिक यूनिट आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर कुछ जनरल आइडिया की बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉलीमर, टाइप्स ऑफ पॉलीमर के अंदर नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर, इनकी जनरल डेफिनेशन और जनरल से एग्जांपल जो आपको याद होनी चाहिए। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो एक तो एडिशन पॉलीमर और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर, ये दो क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एडिशन पॉलीमर के अंदर जो है दो टाइप के पॉलीमर होते हैं, तो होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एडिशन पूरा इंपॉर्टेंट है तो इनके अंदर ये दोनों टाइप्स जो ये भी इंपॉर्टेंट है, और इनके जो एग्जाम्पल है जैसे होमो का पॉलीथीन है एंड कोपॉलीमर का ब्यूना एस है, तो ये इनकी डेफिनेशन, होमो को इनका क्या मतलब है, और पॉलीथीन एंड ब्यूना एस कौन कौन से मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बने हैं वो आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमर की डेफिनेशन क्या है, और ये जो है एग्जाम्पल है कंडेंसेशन पॉलीमर के, और स्पेशली बेकेलाइट का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंडेंसेशन एंड एडिशन पॉलीमर। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर अपन बात करें इंपॉर्टेंट की, तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, जो कि सिंथेटिक रबर फॉर्मेशन का प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। फिर इसी के अंदर ही टॉपिक है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर के अंदर जो एक तो सिंथेटिक रबर बनता कैसे है, जो कि वल्केनाइजेशन से बनता है, और सिंथेटिक रबर के अंदर नियोप्रीन एंड ब्यूना एन के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए, इनकी जो है मोनोमेरिक यूनिट आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, और इनके ये एग्जाम्पल हैं, जिसमें से PHBV एंड नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, जिसमें से PHBV की आपको डेफिनेशन या फिर इसकी फुल फॉर्म जो है आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद एक अलग से जो है PVC, इसका जो है इसकी जो है फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आप PVC की फुल फॉर्म एंड उसका जो है फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो। तो ये एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब देखिए इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर आपको कुछ जो है ड्रग टारगेट इंटरेक्शन मैकेनिज्म, ये आपको ध्यान में रखना है कि मेडिसिन जो है बॉडी के अंदर कैसे वर्क करती है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। और उसके साथ ही कुछ आपको जनरल डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, जैसे रिसेप्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, एलोस्टेरिक साइड्स क्या होती है, तो इन सब का आपको जो है आपको एक जनरल जो है आइडिया होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर अपन बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के अंदर एंटासिड्स ये क्या होते हैं, और इनके दो एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। एंटासिड्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आपको एंटीहिस्टामिन्स आपको पता होने चाहिए। इन दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एंटासिड्स है। फिर उसके बाद अगर बहुत इंपॉर्टेंट की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट की, तो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग जो है वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट भी क्या है इसमें से, देखिए ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स जिसके अंदर बार्बिटूरेट्स टाइप के ड्रग आते हैं, एक स्पेशल टाइप है जो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो है एनाल्जेसिक्स। न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो एनाल्जेसिक्स सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, इनकी जनरल डेफिनेशन और इनके दो एग्जांपल, और इसके अंदर एक बार्बिटूरेट नाम से जो है ट्रैंक्विलाइजर भी होते हैं, जो कि स्पेशली स्लीपिंग पिल्स या फिर नींद के लिए जो अपन को अपने लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इनकी आपको डेफिनेशन और इनका एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। एनाल्जेसिक्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स एंड दूसरे है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। अब इनकी ये नॉन नार्कोटिक एंड नार्कोटिक का मतलब क्या होता है,
ये नॉन एडिक्टिव होते हैं, ये एडिक्टिव होते हैं। इसके अंदर जो है नॉन एडिक्टिव नार्कोटिक्स के अंदर जो है एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल, ये इसके दो टाइप्स हैं, इनको जो है एंटीपायरेटिक ड्रग भी बोलते हैं। एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल के बारे में कुछ आपको और जो है स्पेसिफिक कंडीशंस दे रखी है बुक के अंदर कि एस्प्रिन को खाली पेट नहीं लेनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर नार्कोटिक्स एनालिसिस के अंदर मॉर्फिन, हेरोइन एंड कोडीन है, तो इनका आपको जनरली थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है स्ट्रक्चर पूछ लिया जा सके। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स की जनरल डेफिनेशन और इसका जो एग्जांपल है सल्फानीलमाइड, ये, और इसके अंदर कुछ एक डेफिनेशन आती है एंटीबायोटिक्स के बारे में कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि इन दोनों का मतलब क्या है। फिर उसके बाद जो है एंटीबायोटिक्स के अंदर पेनिसिलिन का जो है आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर अगर वेरी इंपॉर्टेंट की बात करें तो एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है अपने लिए। अब देखिए कि कुछ सॉल्यूशन जो होते हैं, फिनोल का जो सॉल्यूशन होता है 0.2% सॉल्यूशन, ये एंटीसेप्टिक होता है, लेकिन इसका 1% जो सॉल्यूशन होता है वो डिसइंफेक्टेंट्स के जैसे वर्क करता है। फिर इसके अंदर एंटीसेप्टिक के अंदर जो डिटॉल दे रखा है, डिटॉल 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, तो इसकी कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर अक्सर। फिर उसके बाद अगर वेरी इंपॉर्टेंट की बात करें तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग से बहुत बार क्वेश्चन बना है, स्पेशली क्वेश्चन बना है सैकरीन से, कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं इनको सैकरीन क्यों दी जाती है, क्योंकि सैकरीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, वो एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होते हैं। उसके बाद कुछ 2 आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जैसे स्पार्टमैन, एलिटम आपको पता होने चाहिए, सैकरीन का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, इनके ये कुछ जनरल से एग्जांपल है, इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और इस चैप्टर के अंदर अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर टॉप 1 प्रायोरिटी पे अगर कोई टॉपिक है तो वो है क्लींजिंग एजेंट्स, जिसके अंदर डिटर्जेंट्स अपने लिए सोप्स एंड डिटर्जेंट सारे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या, एक तो है सैफोनिफिकेशन, सोप्स कैसे बनते हैं, तो ये एक जिनकी जनरल रिएक्शन दे दी मैंने। ग्लिसराइल एस्टर होते हैं जिनको अपन सोडियम स्टेरेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यही अपने क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट की बात करें और, तो डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स कई बार पूछा गया है फ्रीक्वेंटली। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, वाई डू सोप्स डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, यानी हार्ड वाटर के अंदर जो है सोप्स है वो काम क्यों नहीं करते हैं, इनके अंदर जो फैन या फिर झाग क्यों नहीं बनता है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के ये कुछ टाइप्स दे रखे हैं, एनाइनिक, कैटाइनिक एंड नॉन एनाइनिक। स्पेशली एनाइनिक एंड कैटाइनिक, इनके एग्जाम्पल विथ इनका स्ट्रक्चर, इनके जो भी एग्जाम्पल है कैटाइनिक और एनाइनिक के, इनका स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर के रिगार्डिंग अपने लिए इंपॉर्टेंट बनती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते कि मैं ऐसा ही जो है कंटेंट, अच्छे कंटेंट बनाता रहूं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को जो है जो भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं या फिर फ्यूचर में जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट तक मेरा चैनल ज़रूर पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़।